गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 विषय सांख्यिकी, जिसमें पाठ 4 अपकिरण। सबसे पहले इसकी विषय वस्तु, अपकिरण का अर्थ और उसके लक्षण, अपकिरण के निरपेक्ष और सापेक्ष माप के दृष्टिकोण, अपकिरण के निरपेक्ष और सापेक्ष माप। वहीं आपको सिलेबस में कुछ पॉइंट आपके कट किए गए हैं, जैसे कि विस्तार, ये आपके सिलेबस से कट हुआ है। औसत विचलन, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। और मिश्र प्रमाण विचलन, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको अपने सिलेबस में चतुर्थक विचलन और प्रमाण विचलन, ये दोनों पॉइंट ही आपको पढ़ने हैं, और ऊपर के 3 पॉइंट, इतने ही आपके सिलेबस में है। सबसे पहले अपकिरण का अर्थ, सूचना के औसत माप के इर्द गिर्द उसके अवलोकन कितने प्रमाण में फैले हुए हैं, वह प्रदर्शित करता मूल्य अर्थात अपकिरण, नहीं तो इसको हम चलन भी कह सकते हैं। अपकिरण मतलब क्या? सूचना के औसत माप के इर्द गिर्द उसके अवलोकन कितने प्रमाण में फैले हुए हैं, वह प्रदर्शित करता मूल्य, यानी कि अपकिरण, या फिर उसे हम चलन भी कह सकते हैं। अब है अपकिरण के अपेक्षित लक्षण। अपकिरण के कुछ अपेक्षित लक्षण निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला क्या है? अपकिरण की परिभाषा स्पष्ट व निश्चित होनी चाहिए, कि अपकिरण की जो परिभाषा है वह कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए, यानी अलग अलग प्रमाण में नहीं होनी चाहिए। दूसरा है उसकी गणना सरल व समझने में स्पष्ट होनी चाहिए, उसकी हम जो गणना करते हैं वह समझने में स्पष्ट और सरल होनी चाहिए, कि आसानी से हम समझ सकें। तीसरा, उसकी गणना में सूचना के सभी अवलोकनों का उपयोग होना चाहिए, एक भी अवलोकन छूटना नहीं चाहिए, सभी का समावेश होना चाहिए। चौथा, वह बेजिक क्रिया व सांख्यिकी गणनाओं के लिए अनुकूल होना चाहिए, यानी अनुकूल होना चाहिए। पांचवा, वह न्यायादर्श के सापेक्ष में स्थिर माप होना चाहिए, अर्थात एक ही समष्टि से समान आकार के अलग अलग न्यायादर्श लिया जाए तो उसमें से प्राप्त होने वाले अपकिरण के माप लगभग एक समान मिलने चाहिए, यानी आंसर समान होने चाहिए। आप कोई सा भी न्यायादर्श लो। छठा, उसके मूल्य व सूचना के अति छोटे और अति बड़े अवलोकनों का प्रभाव कम होना चाहिए, यानी कि प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब है अपकिरण के निरपेक्ष और सापेक्ष माप के दृष्टिकोण, जिसमें निरपेक्ष माप, जिस अपकिरण माप को सूचना के अवलोकनों को इकाई द्वारा प्रदर्शित किया जाए उस माप को अपकिरण का निरपेक्ष माप कहते हैं। यदि सूचना के अवलोकनों की इकाई कृज्ञा हो तो अपकिरण के निरपेक्ष माप की इकाई भी कृज्ञा ही होगी। यानी निरपेक्ष माप किसे कहते हैं? कि जिस अपकिरण माप को सूचना के अवलोकनों को इकाई द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, यानी कि इकाई में प्रदर्शित कर सके, उस माप को निरपेक्ष माप कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सूचना समूह के अवलोकन विविध इकाई वाले हो तो उनके अपकिरण की तुलना करने में निरपेक्ष माप उपयोगी नहीं बन सकता, क्योंकि उनकी इकाई कैसी है? भिन्न भिन्न है। हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे समझते हैं। माना कि किसी एक पाठशाला के विद्यार्थियों का वजन कृज्ञा में है तथा उनकी ऊंचाई सेमी में दिया गया हो, तो विद्यार्थियों के वजन और ऊंचाई की सूचना में से किसका अपकिरण अधिक है, उसे जानने हेतु तो उसके निरपेक्ष माप प्राप्त करेंगे, और प्राप्त करें तो वजन की सूचना में रहे अपकिरण के निरपेक्ष माप की इकाई कृज्ञा होगी, जबकि ऊंचाई की सूचना में रहे अपकिरण के निरपेक्ष माप की इकाई सेमी में होगी। इस प्रकार दोनों निरपेक्ष मापों की इकाई कैसी है? अलग अलग है, इसलिए उनकी तुलना करना असंभव है, संभव नहीं है। अब है सापेक्ष माप।
अपकिरण का जो माप इकाई से मुक्त हो उसे अपकिरण का सापेक्ष माप कहते हैं। यानी जिसमें इकाई लिखना अनिवार्य ना हो, वो इकाई से मुक्त हो, उसे सापेक्ष माप कहते हैं। दो या दो से अधिक सूचना के समूहों के अवलोकनों की इकाई भिन्न भिन्न हो तब उनके अपकिरण की तुलना सापेक्ष माप द्वारा हो सकती है। सामान्य रूप से समूह के अवलोकनों में रहे अपकिरण के निरपेक्ष माप और समूह के अवलोकनों के दो योग्य औसत के गुणधर्म को अपकिरण का सापेक्ष माप हम कह सकते हैं। अब है अपकिरण के माप, जिसमें इसके 4 माप है: विस्तार, औसत विचलन, चतुर्थक विचलन और प्रामाण्य विचलन। जिसमें से हमें विस्तार और औसत विचलन ये दोनों हमें नहीं पढ़ना है, बस हमें ये दोनों को देखना है। चतुर्थक विचलन और प्रामाण्य विचलन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन के बारे में हमने चैप्टर नंबर 3 में हमने इसके सवाल और इसके सूत्र के बारे में देखा है। हम जानते हैं कि विस्तार की गणना में मात्र अंतिम अवलोकनों अर्थात सबसे बड़े और सबसे छोटे का उपयोग होता है। यानी जो विस्तार होता है उसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे अवलोकन का उपयोग होता है। सबसे बड़े में से सबसे छोटे अवलोकनों को हम माइनस करते हैं। उसी प्रकार स्थानीय औसत के माप प्रथम चतुर्थक यानी Q1 एवं तृतीय चतुर्थक यानी कि Q3 का उपयोग करके अपकिरण का माप प्राप्त किया जाता है, जिसे हम चतुर्थक विचलन कहते हैं। सूचना को चढ़ते क्रम में गठित करके बीच के 50% अवलोकनों के चलन या प्रसार का उपयोग करके परिभाषित किए माप को हम चतुर्थक विचलन कहते हैं। सूचना के तृतीय चतुर्थक यानी Q3 और प्रथम चतुर्थक Q2 के बीच के अंतर को 2 से भाग देने से प्राप्त माप को चतुर्थक विचलन कहते हैं, जिसे 2 से भाग दिया जाता है, जिसे संकेत में QD द्वारा दर्शाया जाता है। संकेत अनुसार सूचना के चतुर्थक विचलन के सूत्र को हम निम्नानुसार लिखा जाता है: QD बराबर Q3 माइनस Q1 बटे 2। चतुर्थक विचलन को अर्ध आंतर चतुर्थक विस्तार भी कहा जाता है। अब है चतुर्थक विचलन। QD को Q1 और Q3 की औसत से भाग देने से हमें चतुर्थक विचलन का सापेक्ष माप चतुर्थक विचलांक प्राप्त होता है। उसका सूत्र नीचे है: सापेक्ष चतुर्थक विचलन बराबर Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1। यानी ऊपर हम माइनस करते हैं और नीचे हम प्लस करते हैं, ये हमारा चतुर्थक विचलन होता है। यह सापेक्ष चतुर्थक विचलन को चतुर्थक विचलांक भी कहते हैं। यह नोट करना आवश्यक है कि QD को अवलोकनों की इकाई में प्रदर्शित करते हैं, परंतु चतुर्थांक विचलांक को हम इकाई से मुक्त रखते हैं, यानी इकाई में इसे हम दर्शाते नहीं हैं। इसे सूत्र का हम उदाहरण नंबर 5 देखेंगे। किसी एक दिन किए 10 चक्कर में एक बस ऑपरेटर को निम्नलिखित यात्री मिलते हैं। इस सूचना से यात्रियों की संख्या का चतुर्थक विचलन व चतुर्थक विचलांक की गणना कीजिए। यानी हमें चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलांक दोनों की गणना करनी है। हमें संख्या दी गई है 19, 25, 35, 10, 24, 8, 12, 5, 20 और 30। सबसे पहले हम सूचना को चढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सूचना को हम चढ़ते क्रम में लिखें तो हमारी संख्या होगी 5, 8, 10, 12, 19, 20, 24, 25, 30 और 35। अब यहाँ पे n बराबर हमारा क्या 10 है। हमारी संख्या कितनी है हम लोग काउंट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है हमारी संख्या, इसलिए हमारा n बराबर 10 यानी कि n+1 बटे 4 यानी कि 2.75 बराबर और 3 n+1
बटे 4 बराबर 8.15। अब सबसे पहले हम प्रथम चतुर्थक यानी कि Q1 बराबर, इसका सूत्र क्या है, n+1 बटे 4वां अवलोकन। तो यहाँ पे हमने इसका सूत्र रखे, हमने रकम निकाला तो कितना आया 2.75। तो यहाँ पे हम 2.75वां अवलोकन कर सकते हैं। तो Q1 प्लस हमारा दूसरा अवलोकन कौन सा है, 8, यहाँ पे 8 हो गया प्लस, इसके बाद क्या हमारा 0.75, तो हम 0.75 को प्लस कर देंगे और हम तीसरे अवलोकन में से दूसरे अवलोकन को बात कर देंगे। तो हमारा तीसरा अवलोकन है 10 और हमारा दूसरा अवलोकन क्या था 8, तो 10 में से 8 को हम माइनस कर देंगे। तो 8 प्लस यहाँ पे हमने इसका किया तो 1.5, हम इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो 9.5 यात्रियों, यानी Q1 हमारा क्या हो गया 9.5 यात्रियों। उसी प्रकार से हमारा तृतीय चतुर्थक यानी कि Q3 बराबर 3n+1 बटे 4वां अवलोकन। यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन किया है तो कितना आया है 8.25, तो यहाँ पे 8.25वां अवलोकन। तो Q3 बराबर ऊपर की तरह हम 25 यानी कि 8वां अवलोकन और प्लस 0.25 और 9वें अवलोकन में से 8वें अवलोकन को हम बात करेंगे। तो 25 प्लस 1.25 यानी कि 26.25 यात्रियों, यह हमारा Q3 हो गया। अब हम चतुर्थक विचलन ज्ञात करेंगे। तो चतुर्थक विचलन का सूत्र यानी QD बराबर Q3 माइनस Q1 बटे 2। Q3 हमारा कितना है 26.25 और Q1 हमारा कितना है 9.5 यानी 26.25 माइनस 9.5 बटे 2। आंसर कितना आ गया हमारा 8.38 यानी QD हमारा 8.38। यात्रियों की संख्या का चतुर्थक विचलन 8.38 यात्री है। उसी के आधार पर हम चतुर्थक विचलांक ज्ञात करेंगे। तो उसका सूत्र है Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1 बराबर 16.75, यानी हमने इन दोनों में से बात किया तो हमारा इतना आ जाएगा। और यहाँ पे 26.25 प्लस 0.5 बराबर 16.75 बटे 35.75 बराबर 0.4685। तो हमारा चतुर्थक विचलांक कितना हो जाएगा 0.47। तो यात्रियों की संख्या का चतुर्थक विचलांक 0.47 है। यहाँ पे हमने प्रथम चतुर्थक भी देख लिया, तृतीय चतुर्थक भी देख लिया और चतुर्थक विचलांक भी देख लिया हमने, और चतुर्थक विचलांक भी हमने देख लिया। अब है चतुर्थक विचलन के गुण और दोष। सबसे पहले इसके गुण। चतुर्थक विचलन स्पष्ट रूप से परिभाषित अपकिरण का माप है, जो स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है। इसकी गणना कैसी है, सरल है। चतुर्थक विचलन पर अति छोटे व अति बड़े अवलोकनों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि चतुर्थक विचलन का माप बीच के 50% अवलोकनों के मूल्य को ध्यान में लेता है, उसे ही ध्यान में लेता है। खुले सिरे वाली आवृत्ति वितरण की व्यवस्था में अपकिरण का एक मात्र माप है जो इससे ज्ञात किया जा सकता है। अब है इसके दोष। चतुर्थक विचलन प्राप्त करने के प्रथम 25% और अंतिम 25% अवलोकनों की गणना की जाती है, अर्थात गणना में समग्र अवलोकनों का उपयोग नहीं होता है, यानी हम बीच के 50% लेते हैं। वह बेसिक क्रियाओं के लिए अनुकूल माप नहीं है, इससे हम बेसिक क्रिया नहीं कर सकते। न्यायादर्श के सापेक्ष में यह माप स्थिर नहीं है। सांख्यिकी के उच्च अध्ययन में इस माप का उपयोग कम होता है। आपको स्वाध्याय 4.2 में सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 करना है, जो उदाहरण नंबर 5 के बेस पर है।